ये आदमी हर भोजन में 3 हिस्से बनाता है। चलो पिताजी को देखें, जल्दी से खाओ। लेकिन उसके जाने के बाद पता चला कि मेज के सामने कोई बैठा ही नहीं था। स्वागत है हॉन्टेड हाउस स्पेशलिस्ट स्टोर के नवीनतम एपिसोड को देखने के लिए। अजय और अन्य लोगों ने गलती से पता लगाया कि ये मरम्मत की दुकान बेहद संदिग्ध है और संभवतः वही जगह है जहां ली जिंग की मौत हुई थी। अजय और जियोमो ने पर्यावरण संरक्षण विभाग के अधिकारी बनकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दुकान के मालिक ने उन्हें जल्दी ही बाहर निकाल दिया। दोनों एजेंसी लौटे और खूब शिकायत की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुकानदार इतना जिद्दी और अभद्र होगा। जियोमो ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वही ली जिंग का हत्यारा है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी पुलिस को सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए वो सजा से बचता रहा। बॉस जू शोंग मालिक ने सोच समझकर कहा, अगर किसी ने अपराध किया और वो कभी पकड़ा नहीं गया तो क्या वो अपराधी नहीं माना जाएगा? अजय और जियोमो को समझ में आ गया, ऐसे लोगों से निपटने के लिए निजी संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश जैसी तकनीकी बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसी रात दोनों मरम्मत के दुकान के बाहर दूर से निगरानी कर रहे थे, चुपके से अंदर घुसने की योजना बना रहे थे। लेकिन अजय का एक अटल कर्तव्य था, अस्पताल जाकर अपनी बहन को देखना। देखते देखते सुबह हो गई। जियोमो ने आखिरकार दुकान के मालिक को कारखाने से निकलते देखा। उसने कई फोन किए, लेकिन अजय ने नहीं उठाया। उसे डर था कि दुकानदार कभी भी लौट सकता है, इसलिए उसने अकेले ही अंदर घुसने का फैसला किया। ये मरम्मत का कारखाना बहुत पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। मंद रोशनी में थोड़ा डरावना लग रहा था। जियोमो ने देखा कि चारों दीवारों पर आत्माओं को रोकने वाले धार्मिक उपकरण यानी यंत्र लटके हुए थे। वो उस मिट्टी के बर्तन तक गया जिसके बारे में अजय ने बताया था। उस पर वाकई में सील करने वाले ताबीज चिपके हुए थे। जियोमो ने धीरे से ढक्कन हटाया तो उसमें एक सड़ी हुई खोपड़ी थी। वो जाने के लिए उठा ही था कि पीछे से किसी ने वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब जियोमो फिर से उठा तो उसने पाया कि उसे एक फ्रीजर यानी बर्फ की पेटी में बंद कर दिया गया है। कपकपाती ठंड में उसे एक कटा हुआ हाथ मिला। अच्छी बात यह रही कि अस्पताल में अजय भरोसेमंद था। उसने मिस्ड कॉल देखकर फोन किया, लेकिन जियोमो का संपर्क टूट चुका था। अजय को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो विशेष रूप से जासूस डुओ यू को साथ लेकर मरम्मत कारखाने लौटा। खुले दरवाजे से अंदर जाने पर आंगन में कोई नहीं दिखा, लेकिन अजय को जियोमो की टोपी मिल गई। दोनों के चेहरे पर चिंता छा गई। इसमें कोई संदेह नहीं था, जियोमो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था। तेजी से कार्यालय क्षेत्र में पहुंचे अजय ने तुरंत दीवार पर लटके धार्मिक उपकरण देखे। अचानक फ्रीजर के अंदर से आवाज आई। दोनों दौड़कर गए और दरवाजा खोलने ही वाले थे कि दुकान का मालिक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। डुओ यू की पीठ पर चोट लगी और वो गिर गया। अजय मदद के लिए दौड़ा, लेकिन दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। डुओ यू संघर्ष करके मुक्त हुआ और तुरंत पिस्तौल उठा ली, लेकिन दुकानदार के पास बंधक अजय था, इसलिए उसे हथियार फेंकना पड़ा। दुकानदार बंदूक उठाने गया, डुओ यू ने उस पर हमला कर दिया और दोनों फिर से उलझ गए। अजय ने अब लक्ष्य बदल दिया। वो जल्दी से रेंग कर गया और फ्रीजर का दरवाजा खोला। अंदर जियोमो ठंड से बेहाल हो रहा था। अजय ने उसे गले लगाकर गर्म करने की कोशिश की, लेकिन जियोमो ने उंगली से फ्रीजर की दिशा में इशारा किया। उसी समय दुकानदार फिर से हावी हो गया था और डुओ यू को मारने ही वाला था कि फ्रीजर के अंदर से एक लंबे बालों वाली भूतिया परछाई निकली। दुकानदार वहीं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वैसे भागा जैसे उसने सबसे अविश्वसनीय चीज देख ली हो, और कारखाने से बाहर भागते ही एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। पुलिस के पहुंचने तक 13 साल पहले गायब हुई ली जिंग का शव मिल गया, लेकिन दुकानदार मर चुका था, इसलिए उसे सजा नहीं दी जा सकी। ली जिंग की मां 13 साल इंतजार के बाद अपनी बिछड़ी बेटी को वापस पा सकी। ली जिंग की आत्मा ने जियोमो से आखिरी बार सबसे मिलने का वादा कराया। जियोमो पूरी कहानी समझ गया और बहुत खुशी से मदद करने को तैयार हो गया। मंत्र पढ़ने के बाद ली जिंग की आत्मा फिर से जियोमो के शरीर में आ गई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी खुशनमजाज नहीं थी। उसने आंखों में आंसू भरकर अजय को धन्यवाद दिया। पता चला कि दुष्ट दुकानदार ने ली जिंग को मारने के बाद न केवल उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करने के लिए काला जादू किया, बल्कि उसकी निगरानी के लिए गोल्डन बॉय और जेड मेडन यानी जिन तोंग यूनू को भी बुला लिया। अजय के उस रात गलती से कारखाने में घुसने और अनजाने में कैद को तोड़ने के कारण ही ली जिंग आजाद हो सकी। वो सहज रूप से अजय के पीछे अस्पताल चली गई। गोल्डन बॉय और जेड मेडन की पकड़ से बचने के लिए ली जिंग ने मजबूरन अजय की बहन जियो आई को मुसीबत में डाल दिया। सौभाग्य से जियोमो ने समय रहते उसे बचा लिया और जियो आई को मृतकों की दुनिया से वापस ले आया। लेकिन बीमा
यानी दादी बी को आश्चर्य हुआ, जब तुम आजाद हो गई हो तो अब तक पुनर्जन्म क्यों नहीं लिया? ली जिंग ने कुछ झिझकते हुए बताया कि वो अपनी माँ को हर दिन इंतजार और पीड़ा में नहीं देख सकती थी। वो सिर्फ एक मौका चाहती थी उन्हें सच बताने का। लेकिन गलती से उसने जियोमो को अपनी बूढ़ी माँ की मदद करते देख लिया तो उसने उसके शरीर में प्रवेश करने का मौका पा लिया। लेकिन माँ के बूढ़े चेहरे को देखकर ली जिंग से ये बताते नहीं बना कि उनकी बेटी मर चुकी है। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना, किसी और के जरिए अपनी माँ को बताना चाहती थी। इसीलिए वो यी शेंग प्रॉपर्टी एजेंसी में आई जहां अजय काम करता था। ये भी बताता है कि ली जिंग ने अजय को पहली बार देखते ही उसे थोड़ा जाना पहचाना क्यों महसूस किया। लेकिन समय बीतने के साथ ली जिंग इस दुनिया को छोड़ने के लिए और भी अनिच्छुक हो गई। वो हर दिन अपनी माँ के साथ सब्जी बेचने जाना चाहती थीं। उसे जियोमो के साथ योग करने के दिनों की याद आती थी, यहाँ तक कि उसने मन ही मन अजय को भी पसंद करना शुरू कर दिया था। उन सभी दोस्तों के साथ जिनसे वो जुड़ गई थीं, ली जिंग के मन में बहुत अधूरी इच्छाएं थीं। लेकिन जीवित और मृत में अंतर होता है, उसे अंततः अपनी दुनिया में लौटना ही था। जियोमो के जादू के खत्म होते ही जियोमो को होश आया। उसने अपने गालों पर अभी भी गीले आंसू महसूस किए। वो अंदाजा लगा सकती थी कि ली जिंग की आत्मा ने उसके शरीर में रहकर सबके साथ एक अच्छा समय बिताया था। लेकिन जैसा भी हो, ली जिंग से जुड़ा प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। हालांकि हॉन्टेड हाउस स्पेशलिस्ट स्टोर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बॉस जू यानी योंग रेन मालिक रसोई में आधे घंटे से ज्यादा मेहनत करके 3 हिस्से दोपहर का भोजन तैयार किया। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को जल्दी खाने के लिए बुलाया क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना था। लेकिन जब वो उठकर गया तो मेज के सामने की कुर्सी खाली थी और मेज पर रखा खाना भी बिल्कुल नहीं छुआ गया था। बॉस जू कई सालों से प्रॉपर्टी एजेंसी चला रहा था और उसने अनगिनत हॉन्टेड हाउस देखे थे। एक दिन वो और योंग रेन एक उपनगरीय विला में गए। कहा जाता था कि 8 साल पहले मकान मालिक दंपत्ति की बेडरूम में हत्या कर दी गई थी और तब से वहां कोई नहीं रहता था। ये हॉन्टेड हाउस में भी सबसे डरावना था। लेकिन ये सुनकर बॉस जू निराश नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खासकर जब उसने लिविंग रूम में गड़ी आत्माओं को कैद करने वाली कील यानी ज़ैन हुन डिंग देखी तो वो खुशी से उछल पड़ा। इस बीच पुलिस स्टेशन में वान यू यानी योंग रेन की पत्नी को एक सहकर्मी ने रोक लिया। कुछ दिन पहले उसने गलती से वान यू के लिए सूप लाने आए बॉस जू को देखा था और उसे याद आया कि उसने पहले वाले थाने में उसी आदमी का केस देखा था। उत्सुक होकर वान यू ने केस फाइल मंगवाई और उसे बॉस जू का एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। 6 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे की घर में ही हत्या कर दी गई थी। हत्यारों को पकड़ लिया गया था, लेकिन सबूतों की कमी और उनके नाबालिग होने के कारण उन्हें केवल 5 साल की सजा हुई, वो भी चोरी के आरोप में। योंग रेन ने यह सुनकर बहुत अजीब महसूस किया। इन सालों में बॉस जू ने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की थी, बल्कि अक्सर अपनी पत्नी और बच्चे का जिक्र करता था। कहता था कि उनके लिए खाना बनाने घर जाना है। योंग रेन को अभी भी हाल ही में हुई एक पार्टी याद थी जब उसने शराबी बॉस जू को घर छोड़ा था। दरवाजे पर महिलाओं और बच्चों के जूते रखे थे और बॉस जू ने उससे चुप रहने को कहा था ताकि उसकी पत्नी और बच्चे न जागें। योंग रेन को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वान यू एक अनुभवी जासूस थी। उसने अनुमान लगाया कि शायद बॉस जू का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। उसी समय बॉस जू हमेशा की तरह खाने की मेज भरकर लगा रहा था, लेकिन खाते खाते वो रोने लगा और अजीब अजीब बातें करने लगा। योंग रेन को अपने बॉस के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता हुई, इसलिए उसने जानबूझकर बात छेड़ी और बॉस जू के परिवार से मिलने की इच्छा जताई। बॉस जू ने सतही तौर पर हामी भर दी, लेकिन तारीख पूछी जाने पर उसने बच्ची की पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल दिया। जब योंग रेन ने और जोर दिया और पूछा कि बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, तो बॉस जू का चेहरा बदल गया। माहौल तनावपूर्ण हो ही रहा था कि अनजान अजय वहां आ गया। उसके आने से बातचीत टूट गई और योंग रेन को अपनी जान छोड़नी पड़ी। लेकिन वान यू को एक नया सुराग मिला। कुछ समय पहले बॉस जू के परिवार की हत्या के दोषियों की सजा पूरी हुई और वे जेल से बाहर आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों में वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। वान यू के मन में आशंका बढ़ी। उसने तुरंत बॉस जू को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो और बेचैन हो गई और खुद बॉस जू के घर गई। दरवाजे की घंटी बजाने ही वाली थी कि बॉस जू ने खुद दरवाजा खोल दिया। उसने कहा कि वो बाहर जाने वाला था, इसलिए अभी उसके पास समय नहीं है। लेकिन वान यू ने अंदर जाने की ठान ली थी। उसने झूठ बोला कि उसे बाथरूम जाना है। बॉस जू का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने वान यू को अंदर बुलाया और फिर ठंडी नजरों से दरवाजा बंद कर दिया। उसी रात से वान यू का संपर्क टूट गया।
उसने योंगरेन को आखिरी संदेश भेजा था कि वो बॉस जू से बात करने जा रही है। दोनों तेजी से बॉस जू के घर पहुंचे। काफी देर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। योंगरेन को याद आया कि पिछली बार जब वो बॉस जू को छोड़ने आया था तो उसने फूल के गमले के नीचे चाबी रखी देखी थी। उसने चाबी निकाली और अंदर गए, लेकिन बॉस जू घर पर नहीं था। वान यू के वहां होने का भी कोई सबूत नहीं मिला। केवल दीवार पर लगी हुड वाली तस्वीरें बहुत अजीब लग रही थी। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि मुख्य बेडरूम की अलमारी में एक बहुत ही भयानक और डरावनी पूजा की चौकी फातान रखी थी, खासकर उल्टा लटका हुआ बुद्ध का चित्र। अजय को याद आया कि उसने भी बचपन में ऐसा ही देखा था। जिस दिन उसकी मां की उसके पिता ने हत्या की थी, उससे पहले वो लगातार मंत्र पढ़ रही थी और उसके नीचे ऐसी ही पूजा चौकी थी। बीमा और जियोमो तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि ये एक तरह का बैंग फू यानी एक प्रकार का काला जादू या अपशगुन है। बॉस जू एक अंधेरे मंदिर यिन म्याओ की पूजा कर रहा था। ये आम मंदिरों से बिल्कुल अलग होता है। इसमें तरह तरह की अशुभ वस्तुओं की पूजा होती है और तरीके भी बहुत अजीब और डरावने होते हैं। किसने सोचा था कि बॉस जू के सीधे साधे दिखने वाले रूप के पीछे ऐसे काले कारनामे छिपे होंगे। वान यू के बारे में कुछ पता न होने के कारण सबके मन में डर और बुरा अंदेशा घर कर गया। उसी समय बॉस जू उसी पुराने हॉन्टेड हाउस विला में था जिसे उसने पहले देखा था। बलि की सामग्री के बीच दो युवक बेहोश पड़े थे। ये वही लोग थे जिन्होंने बॉस जू के परिवार की हत्या की थी। जेल से छूटने के कुछ ही देर बाद बॉस जू ने उन्हें एक गली में पकड़ लिया था। वे अभी भी बेहोश थे। उन्हें खींचकर इस हॉन्टेड हाउस में लाया गया और बलि की वस्तु बना दिया गया। सौभाग्य से वान यू की जान बची थी, सिर्फ बेहोश किया गया था और उसे भी यहाँ लाया गया था। होश में आने पर उसने सामने का दृश्य देखा और तुरंत बॉस जू के इरादे समझ गई। वो अपने परिवार के हत्यारों को अपने तरीके से सजा देना चाहता था। वान यू ने बॉस जू को उत्तेजित न होने और पुलिस पर भरोसा करने की सलाह दी। बॉस जू के चेहरे पर बहुत दर्द था। उसने कहा कि उसकी पत्नी खुद भूखी रहकर भी हर महीने गरीबों को दान देती थी। इतनी अच्छी इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बॉस जू को अब अच्छे का अच्छा परिणाम वाली बात पर यकीन नहीं रहा, न ही न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर। उसने बुरी आत्माओं की पूजा करके अपने तरीके से अपनी पत्नी और बच्चे की आत्मा को शांति देना पसंद किया। बलि के लिए जरूरी सभी चीजें तैयार करने के बाद बॉस जू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक लंबी कील उठाकर उस युवक के सिर पर निशाना साधा। ऊपर हॉन्टेड हाउस स्पेशलिस्ट स्टोर के 7वें और 8वें एपिसोड की सामग्री है। अगले एपिसोड में इस नाटक का अंतिम भाग यानी ग्रैंड फिनाले होगा। इसमें संभवतः अजय के माता पिता के रहस्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि जियोमो अपने घातक श्राप को कैसे तोड़ता है। खैर, आज की समीक्षा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया हमें फॉलो करते रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।